हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मनी एंड बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हम लोग कर रहे थे, आज इसका 4th क्लास है। आज के क्लास में हम लोग बैंकिंग का पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। हम आप लोगों को पहले भी बोले थे कि भाई देखो, मनी बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन ये एक्चुअली में है तो एक यूनिट, बट ये 3 चैप्टर है, जिसमें से पहला पोर्शन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए है, दूसरा का बैंकिंग आधा कर दिए है। आज जो रिमेनिंग पोर्शन है बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर 1-2 दिन लगेगा इन्फ्लेशन भी कंप्लीट, और कोशिश करेंगे कि इसी वीक में सब ये वाला हो जाए। ये हो गया मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 10 मार्क्स का ये यूनिट से आएगा, तो 40 में से 10 मार्क्स, 25% सिलेबस ऐसे ही खत्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लास्ट क्लास हम लोग मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक किए थे। फिर हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंट्रल बैंक और टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को एक्सप्लेन किए थे बहुत अच्छे से। आज हम आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक ये समझाने वाले हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, देखो ये मेरा खुद का दिया हुआ क्वेश्चन आंसर्स है, पूरा मनी एंड बैंकिंग का पूरा इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। इन्फ्लेशन का भी कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मनी एंड बैंकिंग का पूरा किया हुआ है। देखो ये मेरा खुद का पूरा क्लास नोट्स है। क्लास में जो हम पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा लोग उसको कॉपी करता है, बोर्ड में जो लिखते हैं स्कूल में ट्यूशन में वो सब कॉपी करता है। क्लास नोट्स सब बच्चा नहीं करता, ऑब्वियस बात है। ये कोई लड़की का ही है, लड़का से तो उम्मीद भी नहीं है वो इतना कॉपी करेगा। वो तो बोलेगा हम लोग तो चिट्ठी है, देख लिया याद हो गया। तो अच्छे से कॉपी की, देखो कितने अच्छे से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर जो हम लिखवाए हैं, ठीक है, ये सब पूरा। तो देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो समझेंगे सर क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है और कैसे करके क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है और कैसे करके कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कमर्शियल बैंक तुम्हारा जो इनिशियल डिपॉजिट रहते हैं, तुम्हारा उस इनिशियल डिपॉजिट्स को लेकर बहुत मल्टीपल टाइम्स तक क्रेडिट क्रिएट कर देता है। देखो हम लोग को पता है कमर्शियल बैंक नोट तो छाप नहीं सकता है, ध्यान से समझो। नोट छापने का काम है सेंट्रल बैंक का, लेकिन कमर्शियल बैंक आर्टिफिशियली मनी को क्रिएट करता है। जब कमर्शियल बैंक आर्टिफिशियली मनी को क्रिएट करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है, इसी को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। अब क्या मतलब है सर, इसको डिटेल में समझाइए। अब इसको हम आप लोगों को एकदम डिटेल्ड में ले जाकर समझाएंगे। The money multiplier or credit creation is the amount of money that banks generate with each rupee of reserve or deposits. Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is far in excess of initial deposit. अब इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो आप लोगों को और बेटर वे में एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा, और हम एग्जाम्पल लेकर ही आप लोगों को समझाएंगे। देख लीजिए, जो पेड बैच में नहीं है, देखो ये सब हम लोग का नोट्स पूरा तैयार हो गया है, पूरा अलग अलग चैप्टर का, देख रहे हो एवरीथिंग। तो ये फर्स्ट चैप्टर को तो आप लोगों को हम दे ही देंगे जब वीडियो कंप्लीट करेंगे चैप्टर। लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फ्रॉम दैट सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड बाकी सब जो सब्जेक्ट्स है, देख रहे हो अकाउंट्स, BST देखो, कोई भी चैप्टर देखो, सब में नोट्स पूरा भरा हुआ है। चैप्टर, क्विक रिवीजन, PYQs, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग हम लोग का पेड बैच में जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए, ठीक है ना। देखो ये मेरा टाइप्ड नोट्स है पूरा, आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, 6 मार्क्स वाला आंसर। देखो, क्रेडिट क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स create credit or money in the form of demand deposits. When banks advance loan, बैंक जब लोन्स देता है जनरली वो कैश में तो नहीं देता है। जैसे कि हम बैंक से 2 लाख का लोन ले लेंगे तो बैंक क्या बोलेगा, लो 2 लाख, बैंक मेरा अकाउंट में क्रेडिट कर देगा पैसा को, है ना। दिस क्रेडिट कैन बी यूज बाय बोरोअर, हम वो पैसा को पेमेंट करेंगे अलग अलग जगह चेक्स के थ्रू। उस तरह से बैंक्स जो है टोटल सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते रहता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन एजम्पशन है। पहला एजम्पशन ये है, ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब बैंक्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब देखो, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। सपोज एक आदमी 10,000 रुपया एक बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वो पूरा 10,000 रुपया लोन नहीं दे सकता है किसी को। आरबीआई के रूल के हिसाब से बैंक को कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व, और कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब मान के चलते हैं बैंक 10,000 रुपया, एक कस्टमर 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, कस्टमर बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट किया है, ठीक है। आरबीआई के रूल के हिसाब से सीआरआर रेशियो 10% है। इसका मतलब है 10,000 का 10%, 1,000 रुपया बैंक को रिजर्व में रखना पड़ेगा, बाकी 9,000 वो किसी को लोन दे सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बैंक के पास बैंकिंग सिस्टम में 10,000 रुपया आया, 1,000 रुपया वो लोग अपने पास रिजर्व रखा, 9,000 रुपया लोन दे दिया। अब मान लो जिसको लोन दिया वो किसी आदमी को पेमेंट करता है 9,000 रुपया, जिसका अकाउंट कोई दूसरे बैंक में था। मान लो ये एसबीआई का था, ये था बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ये आदमी 9,000 रुपया लाया, बैंक ऑफ बड़ौदा 10% कैश रिजर्व रख लेगा और रिमेनिंग 8,100 रुपया किसी को लोन दे देगा। अब ये आदमी को जो लोन मिला है वो भी कुछ खर्च वर्च कर रहा है। अब वो जो खर्च कर रहा है, जो इंसान के पास पैसा जा रहा है, उसके अकाउंट है फॉर एग्जांपल मान लो पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक में 8,100 रुपया डिपॉजिट हुआ। वो लोग भी सीआरआर के हिसाब से 10% रूल फॉलो करेगा और बाकी पैसों को लोन दे देगा। ऐसे करते करते मान लो एक और बैंक आ गया तुम्हारा आईसीआईसीआई के पास 7290 डिपॉजिट आया, वो 729 10% रिजर्व रखेगा और रिमेनिंग जो है 6561 जो है वो किसी को लेंट आउट कर देगा। ऐसे चलते 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 रहेगा। कब तक? तब तक चलेगा जब तक रिजर्व में मनी और ज्यादा क्रिएट ना हो जाए। रिजर्व पूरा 10,000 नहीं हो जाए और ये जो है लोन ये 1 लाख नहीं हो जाए। ठीक है सर, ऐसे कैसे होगा? वही एक आदमी 10,000 डिपॉजिट किया और हर बैंक उस 10,000 को बेस मान के लोन देते जा रहा। 10,000 के डिपॉजिट के बदले में बैंकिंग सिस्टम टोटल कितना क्रेडिट दे दिया? 1 लाख रुपया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अब जैसे ही कोई भी स्टेप में अगर कोई आदमी कैश विड्रॉ कर लिया तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस तभी चलते रहेगा जब तक पैसा बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसीलिए देखो यूपीआई से क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस और बढ़ गया। कैश हम लोग रख रहे हैं, बैंक टू बैंक हो रहा है। अब सर आप एग्जैक्टली कैसे बता दिए कि 1 लाख होगा? इसका एक फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर कंटिन्यूज टिल द इनिशियल डिपॉजिट 10,000 रुपया वापस से
एज अ रिजर्व नहीं हो जाए। अब देखो कितना टाइम क्रिएट होगा मनी, ये डिपेंड करता है CRR रेशियो पे। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/CRR। यहाँ पे CRR 10% है तो 1/10% होता है 10 टाइम्स। इसका मतलब है जो इनिशियल डिपॉजिट अब 10,000 रुपये है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1 लाख। तो इसीलिए देखो हम यहाँ पे बोले आप जब इसको करते रहिएगा करते रहिएगा करते रहिएगा, जब तक हो रहा है करते रहिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10,000 जो इनिशियल डिपॉजिट है ये 1 लाख हो जाएगा। तो CRR 20% रहता तो इंटू 5 टाइम्स होता, यहाँ 50,000 हो जाता। तो जितना कम कैश रिजर्व रेशियो उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, और जितना बार कैश ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप। तो आपको कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना है। क्रेडिट क्रिएशन के लिए बैंक टू बैंक तुम खरीदो ना, तुम हमको फीस दे रही है बैंक में, हम राशन खरीद रहे हैं बैंक में, अमेजोन से सामान खरीद रहे हैं बैंक से, तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगा। जितना कोई भी बैंक में डिपॉजिट आया बैंक वो रूल फॉलो करेगा, भाई इस डिपॉजिट के बदले 90 CRR को रख लो, उतना पास अपने पास, बाकी को लेंट आउट कर दो। तो एक्चुअली में फिजिकल कैश 10,000 था लेकिन क्रेडिट क्रिएट कर दिया गया 1 लाख का। यही प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग रीड करते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट 10,000 का था, 1,000 रिजर्व रखा गया। अब बैंक वो 9,000 रुपए किसी को लेंड कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश बैंक भी वो 9,000 रुपए उस जिसको उधार दिया उसके अकाउंट में डालेगा। अब मान लो जिसके अकाउंट में 9,000 रुपया है वो भी किसी को चेक से या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो 9,000 रुपए फिर जो आदमी के पास गया वो दूसरा अकाउंट का है, तो वो बैंक क्या करेगा फिर से 10% जो अपने पास रखेगा और 9,000 का रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लेंट आउट कर देगा, बढ़ाते जाएगा। तो एवरी स्टेज में नया डिपॉजिट्स नया क्रेडिट को क्रिएट करते रहेगा। कब तक? जब तक कैश रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाए। और इनिशियल डिपॉजिट 1/CRR का फॉर्मूला यूज करके उतना टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाए। इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसका कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेज है। पहला, कैश रिजर्व रेशियो अगर ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। दूसरा, डिमांड फॉर लोन, लोग लोन ले तभी ना क्रेडिट क्रिएट होगा। तुम लोन लोगे ही नहीं तो बैंक क्रेडिट क्रिएट करेगा कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, पब्लिक कैश को अपने पास ना रखे, बैंक में रखे, तब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बढ़ेगा। तुम कैश गद्दा के अंदर ढुका के रख दोगे, चावल का डब्बा में ढुका के रख दोगे, लॉकर में रख दोगे, क्रेडिट क्रिएट कहां से करेगा बैंक? अच्छा, सेंट्रल बैंक बहुत सारे टाइम रूल्स बनाकर CRR को ये सबको चेंज करता है, तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस ये हो जाता है। अच्छा, बैंकिंग हैबिट्स, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स होना चाहिए। अगर बैंकिंग हैबिट्स लोगों में अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं है, सब कैश ही में चाहिए, तो क्रेडिट क्रिएशन होगा ही नहीं। इसीलिए देखो जो डेवलप्ड कंट्री है वहां का बैंकिंग सिस्टम तगड़ा रहता है, लोगों में बैंकिंग हैबिट। अब इंडिया में भी ये चीज बढ़ रहा है, देखते हो तो ठेला वाला, रिक्शा वाला, वैन वाला, ऑटो वाला, सब कोई, बस वाला, सब UPI ले रहा है। तो बैंकिंग हैबिट्स अब लोगों में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आ गया? तो कमर्शियल बैंक का आपको क्या पढ़ना है? कमर्शियल बैंक का फंक्शन और मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक का क्या मतलब है और क्या उसका फंक्शन है? तो सेंट्रल बैंक ऑलरेडी हम लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सर, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो सबसे टॉप बैंक है उसको ही क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक या फिर RBI। RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। जो पूरा कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका क्या फंक्शन है पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए लिखाए ना ताकि तुम लोग को पता रहे कि सर एक्सप्लेन तो कर दिए, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, सर लिख के भी दे दिए। लीजिए,
और सब चैप्टर करेंगे। तो देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आरबीआई का क्या फंक्शन है? तो आरबीआई का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करना, इकोनॉमी को ग्रो करना। अदर देन दैट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आरबीआई का है वो है बैंक ऑफ इशू। आरबीआई को बोला जाता है बैंक ऑफ इशू या मोनोपोली ऑफ इशू। क्या मतलब है, ये लाइन का समझिए। सेंट्रल बैंक, पूरे कंट्री में सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही पावर है, आरबीआई के पास ही पावर है कि वो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सके। कॉइन्स मिंट गवर्नमेंट भी कर सकता है, लेकिन नोट्स को प्रिंट गवर्नमेंट या कोई भी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई नोट प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन सर जो जाली नोट प्रिंट करता है, जो फर्जी वेब सीरीज देखे थे ना शाहिद कपूर का, भाई वो जाली काम कर रहा है, लीगल थोड़ी है। समझ में आ रहा है? तो वो कोई मतलब अच्छा चीज थोड़ी है, पकड़ा जाएगा तो जिंदगी भर जेल में रहेगा काउंटर फीटिंग में। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंगली किसको पावर दिया गया है? सेंट्रल बैंक को पावर दिया गया है तो इशू करेंसी नोट्स इन द कंट्री। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी या बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक के पास पावर है कि वो करेंसी को प्रिंट करे। दूसरा, सेकंड पॉइंट, बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। क्या मतलब है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है। जैसे हम लोगों का बैंक है एसबीआई, पीएनबी। तो कंटिन्यू करते। तो हम लोग का जैसे बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई हम लोगों का बैंक है, हम लोग अपना पैसा एसबीआई में डिपॉजिट करते हैं, पैसा एसबीआई से निकालते हैं। उसी तरह सेंट्रल बैंक किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई में रखता है और आरबीआई से निकालता है। तो बैंकर टू दी गवर्नमेंट, एडवाइजर एंड फिस्कल एजेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर भी है। हर काम जो एक ऑर्डिनरी बैंक एक इंसान के लिए करता है वही काम आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है, इसीलिए उसको बोला गया है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। आरबीआई में हम और तुम जाकर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आरबीआई में सिर्फ गवर्नमेंट का अकाउंट रहेगा और कंट्री में जितना भी बैंक्स है उन लोगों का अकाउंट रहेगा। चाहे तुम मुकेश अंबानी से अमीर क्यों ना बन जाओ, तुम आरबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि आरबीआई इज नॉट ओपन फॉर जनरल पब्लिक, इट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो देखो, सेकेंड और थर्ड पॉइंट का मतलब सेम ही है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट एंड टू दी बैंक्स। तो आरबीआई बैंकर वाला काम करता है गवर्नमेंट के लिए और कंट्री में जितना भी बैंक्स है उसके लिए। गवर्नमेंट का और कंट्री में जितने भी बैंक्स है सब का अकाउंट आरबीआई में खुला हुआ रहता है। और आरबीआई उन लोग के लिए बैंकर का काम करता है, एडवाइजर का काम करता है। हम लोग का बैंक हम लोग को एडवाइस देता है ना, उसी तरह आरबीआई गवर्नमेंट और बैंक्स को एडवाइस देता है, दे एक्ट एज एन एडवाइजर। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या मतलब है ये पॉइंट का? देखो, अब हम लोगों का बहुत सारे इंडियन भाई बहन लोग जो है या कोई ना कोई हम लोग के फ्रेंड रिलेशन में दूसरे कंट्री में रह रहे, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई यूएई में है, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ से वो लोग अर्न कर के अपने फैमिली को भेज रहे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा कोई रिलेटिव है जो दुबई में अर्न कर रहा है, वहाँ तो उसको रियाल मिल रहा है, वो वेस्टर्न यूनियन से भेज रहा है, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जा रहा है इंडियन रुपीस। तो वेस्टर्न यूनियन क्या करेगा उस पैसे का? वेस्टर्न यूनियन वो रियाल को, या एसबीआई वो रियाल को लेकर जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई में रियाल देकर रुपीस ले लेगा, क्योंकि एसबीआई तो इंडिया में रियाल में लोन नहीं दे सकते, रियाल का तो कोई काम नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, दूसरे कंट्री का जितना भी करेंसी इंडिया में है, वो सब आरबीआई अपने पास ऐसा कस्टडी में रखेगा ताकि उसको इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जा सके। भाई पेट्रोल मंगाएंगे, डीजल मंगाएंगे, डॉलर में पे करना है,
दुबई से डील हो रहा है, रियाल में पे करना है, यूके से डील हो रहा है, पौंड में पे करना है, तो कहाँ से आएगा पौंड? हम लोग थोड़ी छापते हैं, आरबीआई उसको एज अ रिजर्व अपने पास रखता है। तो आरबीआई का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ही एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। दूसरा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि वो आखिरी वक्त का सहारा है फॉर दी बैंक्स। देखो आरबीआई कभी भी कोई बैंक को डूबने नहीं देता है। क्यों? देखो पीएनबी का इतना पैसा लेकर भागा, यस बैंक का दिवाला पीट गया, फिर भी आज तक वो बैंक चल रहा है, बंद नहीं हुआ। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्यों? देखो अगर आरबीआई या कोई बैंक डूब जाता है ना कंट्री में, उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। जब तुम लोग देखोगे ये चीज़ नोटिस की होगी, जब यस बैंक डूबा था सब लोग पैनिक हो गया, डर गया, और डर से सब अपना अपना जाके पैसा बैंक से निकालने लगा। ए बाबा चलो निकालो निकालो, कहीं हम लोग का पैसा भी ये नहीं हो जाए, लॉक नहीं हो जाए, लेके भाग नहीं जाए। तो इससे क्या हुआ, बैंक का डिपॉजिट्स में तेजी से गिरावट आई, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इसीलिए आरबीआई इंटरवीन किया। जब कोई बैंक डूबने के कगार पे आ जाता है, उसको कहीं से मदद नहीं मिल रहा है, तब आरबीआई मसीहा बन के आगे आता है, बोलते हैं तो हम हैं, हम करेंगे मदद। इसको ही बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी वक्त का सहारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का क्या मतलब है सर? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब होता है सर कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है। क्या मतलब है, देखो हम समझा रहे। मेरा एसबीआई में अकाउंट है, हमको मेरा एक फ्रेंड को पेमेंट करना है, उससे उधार लिए थे, उसका पीएनबी में है। हम अपना फ्रेंड को 1 लाख का चेक लिख कर दे दिए। मेरा फ्रेंड क्या करेगा, वो पीएनबी में 1 लाख का चेक को फॉर्म फिलअप करके ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। अब संगे संग पैसा आ जाएगा? नहीं, 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक लगता है चेक को क्लियर होने में। अब चेक क्लियर कैसे होगा? पीएनबी जाएगा आरबीआई के पास और ये चेक दे देगा, बोलेगा ये देखिए 1 लाख का चेक है, ये 1 लाख का चेक जो है एसबीआई का अकाउंट होल्डर से लेना है और हम मेरा अकाउंट होल्डर को देना है। आरबीआई बोलेगा अच्छा ठीक है। आरबीआई गया, वो अकाउंट होल्डर का क्योंकि देखो एसबीआई के पास पीएनबी का कस्टमर का कोई डिटेल नहीं है, पीएनबी के पास एसबीआई का कोई डिटेल नहीं है, लेकिन आरबीआई तो सबका बैंक है ना, बैंकों का बैंक है, उसके पास सब चीज का डिटेल है बाबू। तो एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई में जाएगा, बोलेगा मिस्टर निशात 1 लाख रुपया इसको माइनस कर दो, इसके अकाउंट को डेबिट कर दो 1 लाख से। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर सूरज, उसको 1 लाख रुपया देना है। मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर सूरज, तो आरबीआई क्या करेगा, मेरे अकाउंट से एसबीआई से 1 लाख रुपया डेबिट किया और मिस्टर सूरज जिसका अकाउंट है पीएनबी में, उसमें 1 लाख रुपया क्रेडिट कर देगा। यही जो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म कर रहा है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो करवा रहा है, मेरा जो एसबीआई में अकाउंट था मिस्टर निशात का, उसके अकाउंट से पैसा 1 लाख माइनस किया और मिस्टर सूरज जिसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, उसके अकाउंट में जाके प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसी फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब सर मान लीजिए हम चेक काट के दे दिए, अकाउंट में तो मेरा 1 लाख था ही नहीं, अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये है। आरबीआई देखेगा अरे मिस्टर निशात के अकाउंट में तो 500 रुपये ही है, तो सूरज को तो सूरज के अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं भेज सकते। तो आरबीआई क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पेनल्टी लगा देगा, फाइन लगा देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर चार्जेस। आरबीआई बोलेगा मेरा वक्त का कीमत है, मेरा वक्त कीमती है। समझ में आ रहा है? आप ऐसे उल्टा सीधा करके चेक दे दिए, हमको टाइम लग गया, मारो पेनल्टी इसके अकाउंट में। अभी तो हमको पता नहीं पेनल्टी का अमाउंट कितना है, 200 300 400 500 जो भी है, मेरे अकाउंट से माइनस कर देगा और मिस्टर सूरज के अकाउंट से भी माइनस कर देगा। मिस्टर सूरज को बोलेगा कैसे कैसे दोस्त बना के रखे हो तुमको जो है ऐसा ऐसा चेक दे रहे, पैसा भी नहीं है। अब बाद में मिस्टर सूरज ये जो पेनल्टी लगा है ना, ये जो चेक बाउंस हुआ है, ये एक तरह का क्राइम है, सिविल। मिस्टर सूरज मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। अब वो बोलेगा जो 1 लाख बाकी है वो भी दो, तुम्हारा वजह से जो मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा है वो भी दो, डिसऑनर का चार्जेस कटा है वो भी दो, और हमको पे करना पड़ेगा। समझ में आया बात?
क्लियर हुआ पॉइंट? ये है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। चलो अब नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जो है मनी सप्लाई को पूरे कंट्री में कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता और घटाता है। यही जो फंक्शन है आरबीआई का, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन को हम लोग डिटेल में करेंगे कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है वॉल्यूम एंड सप्लाई ऑफ मनी थ्रू वेरियस मॉनिटरी टूल्स, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय दी आरबीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होपफुली आपको आरबीआई का सब फंक्शन समझ में आ गया होगा, सातों फंक्शन। कोई में भी डाउट है फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आप पेड बैच के स्टूडेंट हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, आपका जो डाउट रहेगा इसमें हम आपको क्लियर करेंगे। जो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है उस पर आपको जो भी डाउट है, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, हम उसमें आपको हेल्प जरूर करेंगे। हाँ, जो प्राइवेट वीडियोस है जो सिर्फ पेड बैच में आते हैं वो तो आपके पास है ही नहीं, तो आप डाउट पूछोगे कैसे? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट पोर्शन बैंकिंग का, जो कि है क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। हाउ डस आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट? आरबीआई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है? देखो, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करेगा? ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। क्यों सर आरबीआई को मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कंट्री में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है, और इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसका दो मेथड है, एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स, और एक है क्वालिटेटिव मेथड्स। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ऐसे तो क्वेश्चन आंसर जरूरत नहीं कॉपी करने, मेरे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना उसमें बच्चे लोग को ऑलरेडी हम लिखवा दिए, तो आप लोगों को नोट्स तो मिल ही जाएगा। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, नंबर 1 क्वांटिटेटिव, नंबर 2 क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिव में है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी, ये सब है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ये सब मेथड से। चलो यहीं से अपने इससे एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में नंबर 1 जो है वो है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट? देखो, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन्स देता है, और कमर्शियल बैंक का बिल्स ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्स और सिक्योरिटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है आरबीआई। ध्यान से समझो, व्हाट इज बैंक रेट, पहले ये समझना है। बैंक रेट इज द रेट, बैंक रेट रेट है जिस रेट में कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है बाय दी आरबीआई। आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसको क्या बोला जाता है? उसको ही बोला जाता है बैंक रेट।
जस्ट अ मिनट। उसको भी बोला जाता है बैंक रेट पॉलिसी। तो बैंक रेट पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी, बैंक रेट का मतलब होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एंड रीडिस्काउंट द फर्स्ट क्लास बिल्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब सर ये बैंक रेट में रेपो रेट आ जाता है ना, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है लोन लेता है आरबीआई से, ये सब आ जाता है। अब इसको यूज करके, ये इंटरेस्ट रेट को यूज करके आरबीआई कैसे करके मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। देखो, तो बैंक रेट समझ में आ गया क्या होता है। अगर आरबीआई चाहता है कि कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो, क्रेडिट एक्सपैंड हो, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को घटा देगा, इंटरेस्ट रेट को घटा देगा। अब क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटाया है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेकर जाएगा आरबीआई से, और क्योंकि कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट में लोन मिला है आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक भी कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देगा। और जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लोग ज्यादा लोन लेंगे, कंट्री में मनी सप्लाई या क्रेडिट का एक्सपेंशन हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा होगा, जब आरबीआई चाहेगा कि हम कंट्री में मनी सप्लाई को कम कर दे ताकि इन्फ्लेशन कम हो, महंगाई कम हो, तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। अब इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक जब लोन लेने आता है आरबीआई के पास, आरबीआई महंगा ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है। कमर्शियल बैंक जब वो लोन लेकर जाएगा और पब्लिक को लोन देगा, तो कमर्शियल बैंक भी ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा पब्लिक को। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो पब्लिक लोन कम लेगा बैंक से, और जब लोन्स कम ले रहा है तो कंट्री में क्रेडिट घट गया है, मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से बैंक रेट के थ्रू आरबीआई जो है कंट्रोल करता है किसको, मनी सप्लाई को, क्रेडिट को। सेकेंड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन दी ओपन मार्केट। मतलब गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होता है, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब जब ओपन मार्केट में, मतलब जब बेचता और खरीदता है आरबीआई, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब सर इसके थ्रू मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगा, इसके थ्रू क्रेडिट कैसे कंट्रोल होगा इकोनॉमी में, पढ़ते हैं हम लोग। देख, जब आरबीआई को कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाना है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को खरीदना चालू करता है। तो जब आरबीआई बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीदना चालू करता है, लोग आरबीआई को बेचेंगे, देंगे, आरबीआई बदले में उन लोग को पैसा देगा। तो जब आरबीआई परचेज करता है, पैसा सेंट्रल बैंक के पास से लोगों तक पहुंचता है और कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, क्रेडिट का भी एक्सपेंशन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, जब आरबीआई चाहेगा कंट्री में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, कंट्री में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचना चालू करेगा। बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को जब आरबीआई बेचेगा, लोग खरीदेंगे, लोगों के पास से पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, सर्कुलेशन से पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो जाएगा, क्रेडिट का एक्सपेंशन भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। समझ में आया बाबू? कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे, बोलो कितना समझ के धीरे धीरे, तो ताकि तुम लोग का दिमाग में बैठ जाए। और रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर तो दिया वही है, समझ गए, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, आंसर लिख देना, खत्म। नेक्स्ट देखो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इसमें आता है दो, एक आता है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का अभी हम बताए। कैश रिजर्व, देखो लॉ के अकॉर्डिंगली
लॉ के अकॉर्डिंगली, आरबीआई के रूल के हिसाब से, जो भी डिपॉजिट्स आपके पास आता है कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। उस रिजर्व को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, गोल्ड के फॉर्म में, फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में। तो आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया आया डिपॉजिट, 10% सीआरआर है, तो 10,000 रुपया जो है आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा। और 5% एसएलआर है या 20% एसएलआर है, तो 20,000 रुपया का लिक्विड एसेट्स कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। रिमेनिंग जो 70,000 रुपया है वो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन्स देने के लिए यूज कर सकता है। अब देखो होता क्या है, समझ में आ गया रिजर्व रेशियो क्या होता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब ये दोनों को यूज करके कैसे करके इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को। देखो, अगर आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई इंक्रीज हो इकोनॉमी में, आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर रेशियो को कम कर देगा। रेशियो कम हुआ, कम पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा, ज्यादा पैसा बैंक लोन देगा, एक्सपेंशन होगा क्रेडिट का, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, जब मनी सप्लाई को कम करना है वो लोग क्या करेगा, रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। जब रिजर्व्स बढ़ गया, ज्यादा पैसा अपने रिजर्व में रह रहा है, कम पैसा पब्लिक के पास जा रहा है, तो मनी सप्लाई भी कम होगा, इकोनॉमी में कम बढ़ेगा, महंगाई भी कम बढ़ेगा, क्रेडिट भी कम इंक्रीज होगा, क्रेडिट भी कम क्रिएट होगा। समझ में आया? ये सब है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में सबसे पहले मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है जब आप लोन लेने जाते हो तो जितना का आप लोन लेते हो उससे ज्यादा अमाउंट का आपको कुछ सामान या मे भी उसी अमाउंट तक का कुछ सामान आपको गिरवी रखना पड़ता है। हमारे भी हम अपने बैंक के पास गए, बोले हमको 1 लाख का लोन चाहिए। बैंक बोले 1 लाख का लोन चाहिए, कुछ चीज गिरवी रखो। बोले हाँ भाई मेरे पास सोना है। कितना का सोना है? 1 लाख। बैंक बोलेगा नहीं 1 लाख है तो 1 लाख रुपए लोन नहीं देंगे, 1 लाख है तो उसका 80% या 70% 70,000 रुपए लोन देंगे। 30% जो है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब इतना परसेंट जो है कम देगा। क्यों? क्योंकि कल को अगर गोल्ड का दाम गिर गया, ऐसा तो गिर रहा नहीं है भाई, गोल्ड तो बढ़ते ही जा रहा है, अब छोड़ो क्या ही बोलना। तो ये मान लो अगर गिर गया तो तुम तो बोलोगे गोल्ड का दाम गिर गया, 1 लाख रुपए लोन जाके देंगे और गोल्ड का दाम हो गया 70,000, छोड़ जाओ लोन नहीं देंगे, जाओ सोना रख लेंगे, बोलो हम वापस 70,000 में सोना बना देंगे। इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा जाता है। तो अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट कम हो, मनी सप्लाई घटे, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। बोलेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% नहीं है, 50% है, जितना कभी सामान लाओगे उसका 50% ही लोन मिलेगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में। ये सब क्वालिटेटिव मेथड में आता है। ठीक है, फिर आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। बहुत सारे टाइम रूल्स बना देता है, लॉज बना देता है, उस रूल्स के हिसाब से ही आपको सैलरीड एम्प्लॉय है तो मिलेगा, इतना सैलरी है तो इतना मिलेगा, इतना सैलरी नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये सब जो आ जाता है, ये सब कहाँ आ जाएगा? ये सब आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। फिर आता है क्रेडिट रेशनिंग। राशन देखे हो ना, एक कार्ड के पीछे इतना ही पैसा मिलेगा, एक कार्ड के पीछे इतना चावल मिलेगा, इतना आटा मिलेगा, इतना गेहूं मिलेगा। तो उसी तरह क्रेडिट का भी रेशनिंग किया जा सकता है कि पर फैमिली पर मेंबर इतना ही आदमी को लोन मिलेगा, मैक्सिमम इतना आपको लोन मिल सकता है। तो ये भी एक तरह का कैप लगा रही हो ताकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़े ना इकोनॉमी में। फिर आता है डायरेक्ट ऑर्डर। बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी नया लोन पास नहीं करना है, 1 महीने में इतना लोगों से ज्यादा लोन नहीं देना है। फिर आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है मॉरली बैंक तुमको डिस्करेज करेगा। क्यों लोन लोगे, चुका पाओगे, नहीं चुका पाओगे तो क्या होगा, कुछ है, इनकम का सोर्स क्या है तुम्हारा, गारंटर कौन है तुम्हारा, मतलब इतना तुमको हैरेस कर देगा, तुम बोलोगे दत्त यार नहीं चाहिए लोन, जब हटो। होता है ना ऐसे, ये बैंक जानबूझ कर करता है। वो उन लोग का क्वांटिटेटिव मेथड्स है, क्वालिटेटिव मेथड्स है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डाउन करने का। और कभी कभी जब बढ़ाने का रहता है, खुद फोन करे बोलेगा हाँ आपका नाम में पर्सनल लोन पास हुआ है, आइए ना ले लिए ना, दिन भर फोन करते रहेगा। तो ये सब क्वालिटेटिव मेथड्स है मनी सप्लाई का। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट,
क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट ऑर्डर, मॉरल सुएशन। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए पूरा। तो ये हम लोग का बैंकिंग वाला पोर्शन पूरा हो गया है कंप्लीट भाई लोग। ठीक है, पूरा हो गया है कंप्लीट। अच्छा, इस नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन। इस हम एक काम कर देंगे, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में ये जितना भी है नोट्स, चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स, तो अभी पूरा नहीं लिखवाया हुआ, हाफ हुआ, जहां तक वो वहीं तक अपलोडेड है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे जैसे पूरा अपलोड होगा तो हम दे देंगे, ताकि आप लोग नोट्स लेके अभी से पढ़ना चालू कर दो, लिखना चालू कर दो। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को करते हैं यहीं पे स्टॉप। अभी नेक्स्ट पोर्शन में इन्फ्लेशन करेंगे, एंड होपफुली इन्फ्लेशन में मेरा 1 या 2 क्लास कोशिश करेंगे 1 क्लास में खत्म हो जाए। अगर 1 क्लास में खत्म नहीं हो पाता है तो 2 क्लास में तो 100% होगा। ठीक है, ऐसे कोशिश है कि 1 क्लास में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं हम लोग समाप्त।